नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर करेंगे और इसकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, निम्नलिखित में से विशेष्य कौन-सा है? विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो सम्मानित विशेषण होगा, इसका जो सही आंसर होगा, वो होगा अग्नि, ठीक है? अनुरागी का आशय होता है प्रेमी या फिर भक्त और अनादरत ये लिखा है, इसका आशय होता है जिसका अनादर हुआ हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण मतलब जिसकी जो विशेषता बताए, तो विशेषण नहीं है इसका मतलब यहाँ पर एक कोई ऐसा शब्द दिया है जो विशेष्य होगा। निर्भीक व्यक्ति, इसमें आप ऐड कर लिया करो, कैसा व्यक्ति? निर्भीक, तो ये हो गया विशेषण। भयभीत व्यक्ति, भय, ये सही आंसर होगा। भय विशेषण नहीं है। भीरु, भीरु का आशय होता है डरा हुआ, ठीक है? या फिर हम कहें कायर या फिर डरपोक, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण कौन सा ठीक है? प्रतिभा संपन्न छात्र चतुर छात्र नहीं होता है, कुशल भी इसका सटीक उत्तर नहीं बैठेगा। अध्ययनशील मतलब जो अध्ययन करता रहता हो, इसके लिए सही उत्तर होगा मेधावी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य पद बताओ। विशेष्य का आशय होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। यहाँ वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर आदमी की विशेषता बताई जा रही है और यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है। कैसा घर? बड़ा घर। कैसा आदमी? छोटा आदमी। कैसा वस्त्र? नीला वस्त्र। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे विशेष्य, यानी हमारा सही उत्तर होगा हाँ, चौथा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठे में देखो, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? विशेषण मतलब जो विशेषता बता रहा हो। लोग हैं कैसे? लोग हैं, एक तो भले हैं और कैसे हैं? महान हैं। वो व्यवहार कैसा करते हैं? एक तो उचित व्यवहार करते हैं और संयमित व्यवहार करते हैं। तो विशेषण हो गए चार। अब देखो विशेष से, कौन है महान? कौन है महान? है लोग, ये एक हो गया। और संयमित क्या करते हैं? संयमित करते हैं व्यवहार। तो विशेष्य हो गए दो। यहां से चार विशेषण हो गए और दो विशेष्य हो गए, यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में देखो, वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष्य बताओ। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए। तो अ, वह श्रेष्ठ उपासक है। वह कैसा उपासक है? श्रेष्ठ, तो ये हो गया हमारा विशेषण। और कौन श्रेष्ठ है? तो वो जो उपासक है, तो ये हो गया हमारा विशेष्य। यानी हमारा जो सही उत्तर हुआ वो ये हो गया, पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर आठवें में देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी जिसको गिना ना जा सके, यानी नाप नाप तौल के देखा जा सके, वो परिमाणवाचक में आता है। ठीक है। जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित ना किया जाए। जैसे मैं कहूं मेरे पास, मैंने लिखा मेरे पास थोड़ा दूध है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये थोड़ा ये होगा परिमाणवाचक। ठीक है। तो अब यहां पर देखो, वह बहुत थक गया है, तो ये जो बहुत है यही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। हमारा आंसर पहले में ही मिल गया, आगे आने की या आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है, कौन सा है? पहले आपको विशेष से मिलेगा, फिर आपको मिलेगा विशेषण। तो सर्व सुलभ, ठीक है। विशेषण यानी कि आपने सुलभ से आपने देखा होगा कई जगह सुलभ शौचालय लिखा होता है, कैसा? सुलभ। तो ये तो विशेषण है, ये तो ठीक है। ताजी रोटी, ताजी क्या है? ताजी का आशय होता है क्या बोलते हैं इसको, कैसी रोटी मैं कहूं, तो ताजी रोटी। यानी कि ये विशेषण है और ये विशेष्य हो गया। हमारा जो सही उत्तर होगा वो यही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें में आप, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ये होगा दुराग्रही। दुराग्रही, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दुराग्रही। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 11 में आओ, कनिष्ठा और मध्यमा उंगली के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो अगर हम यहाँ पर एक अंगूठा बनाएं,
और एक बना दें उंगली, और ये हो गई हमारी बड़ी उंगली, ये हो गई उससे छोटी उंगली, और ये हो गई हमारी सबसे छोटी उंगली। ठीक है, ये क्या बन गया? ये तो बड़ा गड़बड़ बन गया भाई। ठीक से बनाओ। आप ऐसे समझो, सपोज करो ये रहा हमारा अंगूठा। ठीक है, एक ये, और ये जो बीच की होती है सबसे बड़ी होती है, फिर इसके बाद ये उंगली। ये जो है अंगूठा, अंगूठा के ठीक बगल वाली उंगली, इसको कहते हैं, बगल वाली को क्या कहते हैं? बगल वाली को कहते हैं तर्जनी। और जो बीच वाली होती है उसे कहते हैं मध्यमा। ठीक है, और जो बीच के ठीक बगल वाली होती है उसे कहते हैं अनामिका। अनामिका। और ये होती है सबसे छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि मध्यमा और कनिष्ठा के बीच कौन सी है? मध्यमा और कनिष्ठा के बीच कौन सी है? ये वाली, ये है अनामिका। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनामिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आओ। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो। पेट का आशय होता है उदर। ठीक है, और रस्सी मतलब दाम। तो उदर में बांधती है दाम, यानी कि हो गया दामोदर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर। बात समझ पा रहे हो? जिसके उदर में क्या बंधा हो? जिसके उदर में बंधी हो दाम यानी कि रस्सी, वो हो गया दामोदर। क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। तो इसका जो एक शब्द होगा अनुगमनीय, अनुवर्ती, अनुचर, अनुगामी होता है। पीछे पीछे चलने वाला। बात समझ पा रहे हो आप? अर्थात आज्ञाकारी। एक शब्द मैंने बोला अनुगामी, मुझे बताओ। एक मैंने शब्द बोला प्रगामी। एक और गामी से ही शब्द है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। प्रतिगामी, हाँ, प्रतिगामी। और मैं कहूं आगामी। इनमें अंतर बताओ। अनुगामी क्या होता है? अनुगामी होता है पीछे चलने वाला यानी कि आज्ञाकारी। ठीक है, प्रगामी यानी कि जाने वाला जो होता है। ठीक, प्रतिगामी जो विपरीत दिशा में जाए। कैसे जाए? विपरीत दिशा में। गामी मतलब गमन करने वाला, जो कहाँ जाए? विपरीत दिशा में जाए। ठीक है, अच्छा। और ये आगामी, आगामी का मतलब होता है भविष्य में आने वाला। भविष्य में आने वाला। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आओ। जिसकी कोई कीमत ना हो। तो बहुमूल्य तो बहुत कीमत वाला होता है, कीमती, ठीक ठाक कीमत हो। जिसकी कोई कीमत ना हो वो होता है अमूल्य। क्वेश्चन नंबर 15 में आओ। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला मतलब, नपा तुला से आशय होता है कम भोजन, कम कम से आशय होता है मित। ठीक है, अब मित मतलब कम, तो अब इसमें कुछ भी लगा दो, मित व्ययी लगा दो तो कम व्यय करने वाला। मित हारी लगा दो, मिताहारी, कम हारी मतलब आहार लेने वाला, तो कम आहार लेने वाला हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिताहारी। ठीक है, मित व्ययी मतलब कम जो व्यय करता हो, मित व्यय मतलब कम व्यय होना। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। हृदय से आशय होता है मर्म, जिसके मर्म पर क्या हुआ हो? आघात, यानी कि आघात हुआ है तो ये आहत हो गया है। क्या इसका आहत हुआ है? इसका आहत हुआ है मर्म, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मर्माहत। ठीक है, मर्माहत हो गया। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर है आहुत। आहुत से आशय होगा बुलाना। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी है ना, पॉलिटी में ज्वाइंट सेशन कौन आहूत करेगा, वहां पढ़ा था ना आपने। पॉलिटी में जो लोकसभा है प्लस राज्यसभा है उसके जो ज्वाइंट सेशंस होते हैं, संयुक्त अधिवेशन, उनको कौन आहूत करता है? आहूत से आशय होता है बुलाना। ठीक है, अब 17 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? सम मतलब उसके समान, किसके समान? संस्कृत के, संस्कृत के समान। नयन ये है, मृग भी है, नेत्र भी है, आंख नहीं है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो यही हो जाएगा। अच्छा, ये जो लोचन है, क्या लोचन को क्या कहते हैं? लोचन को कहते हैं आंख। चक्षु को क्या कहते हैं? आंख। दृग को क्या कहते हैं? आंख। ईक्षण को क्या कहते हैं? आंख। दीदा को क्या कहते हैं? आंख। तो ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं वो आंख के हैं। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, प्रेक्षण, विलोचन, ये सब। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 में आओ। तत्सम शब्द बताओ। तत्सम से आशय होता है संस्कृत के जैसा। कान को कहते हैं कर्ण, जीभ को कहते हैं जिह्वा, ठीक है। आ, मुख, यही है तत्सम। दांत को कहते हैं दंत, यही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड पार्ट। क्वेश्चन देखो 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब भव, उत्पत्ति होना, किससे? संस्कृत से उत्पन्न, ठीक है। कौन सा है? भंवरा तद्भव है, हमें तो यही लग रहा है। भ्रमर ये तत्सम है, मधुकर मधु ये सब तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। खंडहर, इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा खंड ग्रह। आप देख लो, ये वाला सही हो गया आपका, ठीक है। मुझे बताओ खांसी, इसका तत्सम क्या होगा? मुझे बताओ खंभा, ठीक है। इसका तत्सम क्या होगा? बताओ। खांसी का होता है तत्सम कास, और खंभा का होता है स्तंभ, स्तंभ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? शुद्ध कौन सा है? अंतर्धान या अंतर्ध्यान, अंतर्धान ये सही है। कष्टम, जैसे आप ये समझो, जैसे मैंने लिखा श्रेष्ठतम, गलत है। क्या लिखोगे आप? आप लिखोगे श्रेष्ठ, या फिर अगर आप लिखोगे ही तो आप लिख सकते हो सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। ये सही है। मैंने लिखा खष्टम, गलत है, ठीक है। खष्टम, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा खष्ट, ठीक है। अब मैंने लिखा उत्तम, और इसी में और एक डिग्री जोड़ दी, उत्तमतम, सुपरलेटिव डिग्री टाइप की। ये गलत है। क्या होगा इसका? इसका केवल होगा उत्तम, ठीक है, उत्तम। तो ये सही है। और इसमें देखो ये सहस्त्र, इसको ऐसे लिखेंगे सहस्त्र, ठीक। अनुषंगिक ये भी गलत लिखा है, इसका इसको ऐसे लिखेंगे आनुषंगिक, आनुषंगिक, ठीक है। इसका आनुषंगिक का से होता है अपने आप होने वाला, स्वघटित, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा, शुद्ध यही है। क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। इनमें से एक शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, बताओ। अधीन सही है। जागृत ऐसे नहीं लिखा जाता है, जागृत को लिखते हैं ऐसे, जागृत। भागीरथी भी सही है, अनुग्रहित भी सही है, अनुग्रहित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में आओ। कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अकाल तो गलत है। अनुग्रहित अभी मैंने देखा था, ये भी गलत है। अनुग्रहित को ऐसे लिखते हैं अनुग्रहित, ठीक है। और आजीविका ये सही है, आजीविका भी सही है। और सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी को जरा संधि विच्छेद करो, समधन्यासी। और ये जो माँ है ये ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ हो सकता है टाइपिंग एरर हो, चूंकि एक ही विकल्प इनमें से शुद्ध होना चाहिए। ये हो सकता है अजीविका हो, ये डंडा ना हो यहाँ पे। लेकिन फिलहाल ये जो दोनों लिखे हैं वो दोनों ही सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आओ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंताक्षरी गलत है, अंताक्षरी ये भी गलत है, अंत्याक्षरी यही ऐसे लिखते हैं। इनको आपको लिखना है शुद्ध रूप से, तो इनको कोई भी शुद्ध शब्द उठाओ, उसको कई बार लिखते चले जाओ, वो अपने आप दिमाग में बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आओ। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? जी जी विसा गलत है, जी जी विसा यही सही है, ठीक है। जी जी विसा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो जरा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यह भाव कविता प्रकट होता है, ये तो कुछ वाक्य नहीं बन रहा है। इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, हाँ ये सही है। यह कविता भाव को प्रकट करती है, यह कविता भाव को प्रकट नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें ये जो दूसरा है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आओ। कह रहा है कि यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? कितना दूध देती है, तो फिर अधिक दूध देती है, मत समझ पाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध की विशेषता बता रहा है, कितना दूध, अधिक दूध। और ये अधिक का आशय यहाँ पर है कौन सा विशेषण है, आप बता सकते हो? इसमें कौन सा विशेषण है? मुझे उत्तर में इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है, या फिर कोई और है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो।
मधुर का विलोम, मधुर का होता है कटु, ठीक है। तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित, याद रखिएगा, कुंठित। क्वेश्चन नंबर 29 में आओ। 29 में लिखा है अनुरक्त। अच्छा, अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त, अनुरक्त, ये जो है, अनुरक्त से आशय होता है वफादार, ठीक है, या फिर प्रेमी। और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विरक्त। विरक्त से आशय, विरक्त से ये आशय होता है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जो विरक्त होने का भाव दर्शाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुरक्त का विरक्त, ठीक है। क्लियर है? नंबर 30 में आओ। अर्जन, अर्जन मतलब होता है प्राप्त करना, और गंवाना व्ययन हो जाएगा, है ना। यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखो, कथित। कथित का विलोम क्या होगा? कथित का होगा अकथित, यही सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, प्रच्छन्न। आपने ये शब्द आपने सुना है, इकोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने ये शब्द सुना होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। बेरोजगारी, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रच्छन्न उठाओ, और जब यहाँ इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें हम लोग पढ़ते थे प्रच्छन्न होता है ढका हुआ, ढका हुआ, या फिर आच्छादित, आच्छादित, ठीक है। तो फिर इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा प्रतिपन्न। इसका आशय क्या होता है? इसका आशय होता है ढका हुआ, तो इसका आशय हो जाएगा जाना हुआ, ठीक है। अभी ढकी छुपी चल रही थी, तो जान चुका हूं, अर्थात एक्सपोज्ड। बोलो भाई। तो इसका जो प्रच्छन्न का विलोम होगा वो होगा प्रतिपन्न, ठीक है। ये है प्रतिपन्न, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का अप्रभावी सही है। विलोम प्रभाव शून्य भी होता है, इसका निष्प्रभावी भी होता है, अप्रयुक्त नहीं होता है, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आओ। पाश्चात्य शब्द का विलोम बताओ। पाश्चात्य शब्द का जो विलोम होता है वो होता है पौर्वात्य या पौरस्त्य, ठीक है। ये विलोम होता है, इसका आशय होता है आगे वाला, यानी कि अगला। इसका जो अर्थ होता है वो होता है अगला। तो आप देख लीजिए, पौरस्त्य यही सही हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये जो पुलस्त्य लिखा है, पुलस्त्य, ये क्या है? ये पुलस्त्य एक ऋषि है। आपने सप्त ऋषि का नाम सुना है? सप्त ऋषि, दरअसल जो ये सप्त ऋषि हैं, इन्हीं में से एक ऋषि है पुलस्त्य, ठीक है। और ये जो परिष्कृत लिखा है, परिष्कृत, इसका ऐसे, परिष्कृत, इसका आशय क्या होता है? इसका आशय होता है डिटर्जेंट, यानी कि साफ। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 35 में आओ। अनुग्रह शब्द का विलोम पूछ रहा है आपसे। अनुग्रह, क्या होगा अनुग्रह शब्द का विलोम? अनुग्रह का अर्थ होता क्या है? अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, ठीक है। विग्रह का अर्थ फिर क्या होगा? विग्रह का अर्थ होता है झगड़ा, समास विग्रह। विग्रह मतलब अलग अलग कर देना, या फिर विवाद हो जाना, या फिर अलग अलग कर देना, ठीक है। तो इसका अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? अनुग्रह का हो जाएगा विग्रह। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या है? अश्लील, अश्लील से आशय क्या होता है? अश्लील से आशय होता है भद्दा, भद्दा, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाएगा श्लील। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 37 में आओ। आवेशित, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? आवेशित का होगा अनावेशित। कहाँ है अनावेशित? हाँ, यही वाला सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये बताओ मुझे, एक शब्द लिखा है अनावृत, ठीक है। ये क्या होता है अनावृत? अनावृत को समझने से पहले आप समझो आवृत को। आवृत क्या होता? आवृत होता है ढका हुआ, ढका हुआ, जैसे, या फिर हम कहें छिपा हुआ, ठीक है। ढका हुआ, छिपा हुआ, या हमने किसी से लपेट दिया हो, लपेटा हुआ। बात समझ पा रहे हो? तो फिर आवृत, आवृत तो हो गया ढका हुआ। अब मैं इसको कर देता हूं अनावृत। तो अनावृत क्या हो जाएगा? आवरण रहित, जो ढका ना हो, जो छिपा ना हो, जो ऐसे ही हो, ठीक है। तो ये जो अनावृत है,
ये इसका आशय हो जाएगा आवरण रहित। देखो एक शब्द लिखा है अनावृष्टि, मैंने यहां पर लिखा वृष्टि। वृष्टि से आशय क्या होता है? वृष्टि से आशय होता है पानी बरसना, बरसात। अब अगर मैं लिखता हूं अनावृष्टि, तो फिर अब बताओ वृष्टि को मैंने रोक दिया, इसका आशय हो गया सूखा पड़ गया। ठीक है, या फिर हम कहें अवर्षण हो गया। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में आओ। कह रहा है कि मेघ का पर्यायवाची शब्द बताओ कौन सा नहीं है। मेघ यानी कि मेघ, मेघ का आशय होता है बादल। ठीक है, और अंबर, अंबर का आशय क्या होता है? अंबर का आशय होता है आकाश। अर्थात अंबर के अगर आपने अनेकार्थी पढ़े होंगे तो इसका अनेकार्थी एक वस्त्र भी होता है। पढ़ा है? मेघ मतलब होता है बादल। अब अगर ये जो शब्द दिए हैं ना, मैंने यहां पर लिखा पयोद, यहां पर लिखा मैंने अम्बुद, यहां पर लिखा वारिद। अब देखो पयोद को अलग अलग करो जरा। मैंने लिखा पय धन दा। पय का अर्थ होता है पानी, और दा का अर्थ होता है देने वाला। मुझे बताओ पानी कौन देता है? पानी देता है बादल। अम्बुद लिखा है, मैंने इसको तोड़ा, मैंने यहां पर लिख दिया अम्बुधन। अंबु का आशय होता है पानी, और दा का आशय होता है क्या? देने वाला। तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पानी कौन देता है? फिर से वही बादल। वारिद ये लिखा है, मैंने लिखा वारी, और फिर मैंने लिख दिया दा। इसका आशय होता है पानी, जल। इसका आशय होता है देने वाला। अब मुझे बताओ इसका भी क्या हो जाएगा अर्थ? इसका भी अर्थ हो जाएगा बादल, क्योंकि पानी बादल ही देता है। तो ये सारे के सारे मेघ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में आओ। कौन तद्भव शब्द है? तद्भव मतलब उत्पन्न हुआ संस्कृत से। ठीक है, कन्वर्ट हो चुका है। दिनकर है, सूरज नहीं, सूरज तत्सम नहीं है, ये तद्भव है सूर्य। ठीक है, दिवाकर भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 में आओ। अंगीठी का तत्सम बताओ। अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका, ये होता है। देख लो जरा, अग्निष्ठिका यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तत्सम गर्म का होता है उष्ण, और ये जो तत्सम है ना, ये है तीर्थ। यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, माँ, माँ का तत्सम क्या है? माँ का तत्सम होता है माता, अम्मा, मातृका। मातृका भी माता होता है, या फिर हम कहें जननी होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा वो ये होगा मातृ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बाघ, व्याघ्र तत्सम है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। पक्षी से संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? खेरू पक्षी है, ये द्विज लिखा है। द्विज, द्रविज नहीं होता है। ये भी पक्षी है। द्विज दरअसल कहते हैं जो दो बार जन्म ले। पक्षी एक बार अंडे से निकलता है तब जन्म लेता है, और एक बार अंडा निकलता है बॉडी से जन्म लेता है। ठीक है, द्विज भी, द्विज ब्राह्मण को भी कहा जाता है। और ब्राह्मण एक बार गर्भ से जन्म लेता है, और एक बार उसका होता है उपनयन संस्कार। ठीक है, तब वो जन्म लेता है। अच्छा, ये जो प्राणेश है, शकुंत देख लो पहले। शकुंत पक्षी का ही पर्यायवाची है। ये जो प्राणेश है, प्राणेश का अर्थ होता है प्राणों के ईश्वर, अर्थात प्राणपति। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं जीवन के भगवान। बात समझ पा रहे हो? तो यही पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखो। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। चंद्रमा, मेहताब, ये चंद्रमा को कहा जाता है। अच्छा, मेहताब से मुझे एक शब्द याद आ रहा है, मातहत। इसका क्या अर्थ होता है बता सकते हो? इसका अर्थ होता है अधीन। जैसे हम कहें मातहत कर्मचारी, मेरे अधीन वो कर्मचारी है। ठीक है, मृग लांछन, ये गलत लिखा है, ये वर्तनी त्रुटि है। यहां पर ऐसे लिखा जाता है मृग लांछन। ठीक है, ये सही है। और छपाकर, ये भी चंद्रमा का पर्यायवाची है, लेकिन जो अमृत द्रव है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है।
इसका जो आशय होता है वो होता है चंद्रमा की किरण। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में देखो, जल का पर्यायवाची नहीं है। भव। आब जल का पर्यायवाची है, अम्ब जल का पर्यायवाची है, पेय जल का पर्यायवाची है, लेकिन जो ये भव है इसका आशय क्या होता है? भव का आशय होता है, जैसे मैं कहूं पुराने जमाने में आपने देखा होगा ऋषि मुनि आशीर्वाद देते थे, बोले पुत्रवती भव। भव मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, हो जाओ। और भव से जैसे एक शब्द सुना है, भव सागर, अर्थात ये जो भव होता है ये होता है संसार, ये होता है जगत। तो हमारा जो ये ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये जल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखो, आंख का पर्यायवाची क्या है? आंख, विभु। अ, आंख का पर्यायवाची क्या है ये पूछा है। ये जो विभु है ये क्या है? विभु बोलते हैं ब्रह्म को। ठीक है, ब्रह्म को कहा जाता है, और ब्रह्म सर्वव्यापक होता है, तो इसे हम सर्वव्यापक भी कह देते हैं। विभु का जो अर्थ निकलता है, ये जो अभ्र है, अभ्र का अर्थ क्या होता है? अभ्र का अर्थ होता है बादल। और बादल के आपने आकाश के पर्यायवाची सुने होंगे, पढ़े होंगे। जैसे आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? इसका अभ्र है ना। आकाश का और पर्यायवाची क्या होता है? द्यौ, शून्य, है ना। ये सारे के सारे पर्यायवाची अभ्र के होते हैं। तो अभ्र से अर्थ होता है आकाश से। वय, ये क्या है? वय, इसका अर्थ क्या होता है? वय का अर्थ होता है उम्र या फिर अवस्था। ठीक है, तो आंख का पर्यायवाची क्या होगा? आंख का पर्यायवाची हो जाएगा चश्मा, सॉरी चश्म। ठीक है, और ये जो चश्म है इसका अर्थ होता है आंख, या फिर हम कहें नयन, या फिर हम कहें लोचन, वगैरह वगैरह। बहुत सारे पर्यायवाची हैं, चक्षु, ईक्षण, प्रेक्षण, और भी सारे हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आओ। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? इला है, अवनी। अवनी मैं पढ़ता हूं तो मुझे याद आ जाता है भूल भुलैया वाली अवनी। मेदिनी, ये मेदिनी कौन है? ये मेदिनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। जो लोक माता है, हमारे हिंदी साहित्य में एक साहित्यकार हुए हैं जिनका नाम है काका कालेलकर। नाम सुना होगा, काका कालेलकर। इन्होंने लोक माता किसे कहा है? इन्होंने लोक माता कहा है नदियों को। तो लोक माता ये दरअसल पर्यायवाची है नदियों का। ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 50 में आओ। कौन सा शब्द है जो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? बताओ। शारदा, इंदिरा। इंदिरा किसे कहते हैं? इंदिरा है, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को। ठीक है, अर्थात धन धान्य की देवी को कहा जाता है इंदिरा। शारदा किसे कहते हैं? शारदा कहते हैं दुर्गा जी को, या फिर हम कहें सरस्वती जी को भी शारदा कहा जाता है। ठीक है, और भारती, जय माँ भारती वगैरह वगैरह, ये सरस्वती देवी होती हैं, सरस्वती जी। ठीक है, वाग देवी, वाग इसका आप संधि विच्छेद करो। ये मैंने लिखा वाक, धन देवी। वाक आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। तो वहां वाक क्या था? वहां वाक था बोलने की आजादी। ठीक है, बोलना। तो आपने कई बार देखा होगा, हम लोग कहा करते हैं कि ऐसा मत बोलो, अ, दिन में एक बार सरस्वती जी मुंह में निवास करती हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कहावतें हैं। तो ऐसी देवी जो, हाँ, जुबान पे निवास करें, अर्थात वाक पर निवास करें, वो होती हैं सरस्वती। ठीक है, तो ये भी सरस्वती का पर्यायवाची हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कौन नहीं है? तो वो ये सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में आओ। सर्प निम्नलिखित में से किस पर्यायवाची शब्द से संबंधित नहीं है? सांप को अही कहा जाता है, सांप को पन्नग कहा जाता है, सांप को उरग कहा जाता है, लेकिन जो ये वृंद है, ये वृंद क्या है? इस वृंद को कहते हैं समूह, या फिर इसे कहा जाता है समूह, यानी कि अत्यधिक, अत्यधिक, या फिर हम कहें बेशुमार। ठीक है, बेशुमार,
ये वृंद है, इसका पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखो, शिक्षक का पर्यायवाची क्या है? आप देखते ही पहचान जाओगे। इसका सही उत्तर होगा आचार्य। नाग वही सांप है, निशा रात्रि है, और धन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में आओ, बहिन का पर्यायवाची क्या है? क्या नहीं है? बहिन का पर्यायवाची सहगर्भिणी, यानी साथ साथ अ, एक ही गर्भ से जन्म लेने वाली बहन होती है। बांधवी भी बहन को कहा जाता है। भगनी तो आपको पता ही होगा। चित्रक जो है ये चीता का है, ये है चीता का। ठीक है, पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 54 में आओ, क्या है कि निम्नलिखित में से अ, अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है? वाक्य पढ़ लो। उसने आसन ग्रहण किया। ठीक है, कह रहा है अशुद्ध कौन सा वाक्य है, ये पूछा है। उसने आसन ग्रहण किया, ये तो ठीक लग रहा है। पूजनीय पिताजी आ गए, ये तो गलत लग रहा है। पूजनीय होना चाहिए। पूजनीय, ये होता है सही वाक्य। ठीक है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अशुद्ध है? तो ये अशुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखो, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। ठीक है, कह रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? अच्छा, नेक्स्ट देखो, इस समय आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। आंसुओं होना चाहिए यहाँ पर, ये गलत है। सब लोग अपनी राय दें। सब लोग अपनी राय दें। यहाँ सभी होना चाहिए, सभी लोग अपनी राय दें। इस समय 4 बजे हैं। इस समय 4 बजे हैं, यही सही है, बजे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो, तुझको मुझे पढ़ना है में अशुद्ध बताओ। इसमें तो पूरा वाक्य अशुद्ध है। इसमें होगा आपको मुझे पढ़ाना है, ये होगा सही। तो यहाँ ये भी गलत है और ये भी गलत है। पढ़ाना भी है और हाँ, ये भी गलत है। तो इसमें दोनों विकल्प हमारे गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में देखो, शुद्ध वाक्य क्या है? गाय के पूंछ होती है। बचपन में हम लोगों ने गाय पर निबंध बहुत लिखा था। गाय की 4 टांगे होती हैं, गाय की एक पूंछ होती है। ये गलत है, यहाँ की होना चाहिए। उसकी बेटी हुई, उसकी बेटी हुई होगा उसको बेटी हुई। उसको बेटी हुई। गोपाल को लड़का हुआ है, गोपाल को नहीं हुआ है, गोपाल के लड़का हुआ है ना। मर्द की दाढ़ी होती है, ये सही है, यही वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश इसे कहते हैं अध्यादेश। ये आपको रटने पड़ेंगे सारे अध्यादेश। अच्छा, इसमें लिखा है अधिसूचना। अधिसूचना क्या होता है? दरअसल एक ऐसी सूचना होती है जो भारतीय गजट में भारतीय गजट में प्रकाशित प्रकाशित सरकारी नियम, इसे कहते हैं अधिसूचना। अध्यादेश तो मैंने बोल ही दिया है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। अधिनियम क्या होता है? जैसे सपोज करो कोई बिल है, कोई विधेयक है, वो पहले जाता है राज्यसभा में, फिर जाता है लोकसभा में। ठीक है, आमतौर पर पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, और फिर ये कहाँ जाता है? फिर ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और वो इस पर कर देते हैं हस्ताक्षर, तो बन जाता है अधिनियम। ठीक है, तो अधिनियम का ये प्रोसेस हो गया। अधिनियम क्या होता है? हाँ, पूरा प्रोसेस, यानी लोकसभा राज्यसभा से राष्ट्र के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर से अधिनियम बन गया। अधियाचन क्या होता है? अधियाचन होता है कि किसी विशेष कार्य के लिए किसी से कोई काम करने की लिखित मांग करना, वो होता है अधियाचन, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 में आओ, वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, वो क्या होगा? उसे कहते हैं, जो विदेश गया हो उसे कहते हैं प्रोषित टिका। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये शब्द लिखा है नवोढ़ा। नवोढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नव युवती। नव युवती, या फिर हम कह सकते हैं इसको नव विवाहिता।
ठीक है? और इसमें एक और लिखा है आगत पतिका। आगत पतिका, इसका आशय क्या होता है? ऐसी नायिका या ऐसी स्त्री जिसका जो प्रियतम है, जो पति है, पति परदेश से लौटा हो। कहाँ से लौटा हो? परदेश से। अच्छा, एक और मुझे बताओ, मैं अगर यहाँ लिखूं, ये जो लिखा है प्रवत्स्य, प्रवत्स्य पतिका, इसका अर्थ क्या होता है? प्रवत्स्य पतिका का इसका अर्थ होता है ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो। विदेश जाने को हो। ठीक है? क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 60 में आओ। सिर से पैर से सिर, सिर तक तो होगा पाद मस्तक, और पूरा पैर से सिर तक तो हो जाएगा आपाद मस्तक। ठीक है? क्लियर है बात? तो इसका पहला वाला पार्ट सही हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर था, आर ओ हिंदी का, जो 60 क्वेश्चंस आते हैं 60 नंबर के। तो इसमें कितना आप स्कोर कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।